नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। मुख्यमंत्री ने ईडी को संदेश भेजा। ईडी के समन को लेकर पत्र भेजा गया है। सीएम सचिवालय से पत्र लेकर कर्मी पहुंचा है। सील बंद लिफाफे में समन का जवाब है। समन से जुड़े मामले की जानकारी दी गई है। ईडी ने सीएम को समन जारी किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इससे पहले 8 दफा ईडी की तरफ से समन जारी किया जा चुका है और ये 9वीं बार सीएम को समन जारी किया गया और इसी समन का जवाब एक बार फिर से उनके दूत की तरफ से सील बंद लिफाफे में दिया गया है। इस सील बंद लिफाफे में क्या जवाब है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे, ईडी के समन को लेकर पत्र भेजा गया है। तो राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम सचिवालय से उनका कर्मी पहुंचा है। सील बंद लिफाफे में संदेश भेजा गया है और ये क्या संदेश है, क्या जानकारी है, इस बाबत अभी सब कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, साफ स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजधानी रांची से ये बड़ी खबर, ईडी ने सीएम को समन जारी किया और इसका जवाब भी हेमंत सोरेन की तरफ से दिया गया। इससे पहले अगर आपको याद हो तो 8वीं समन पर 20 जनवरी की तारीख तय की गई थी और उसी दिन ईडी के तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? जी, मुख्यमंत्री सचिवालय कर्मी एक बार फिर आज ईडी के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने जो समन दिया था उससे संबंधित एक सीलबंद लिफाफे में मुख्यमंत्री का संदेश भेजा है। फिलहाल ये जानकारी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि आखिर सीलबंद लिफाफे में क्या कुछ है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी है उसके अनुसार ईडी के द्वारा जो सम्मन जारी किया गया था उसी के संबंध में ये जो संदेश है वो ईडी के दफ्तर पहुंचा है। पूरे मामले में बता दें कि जो बड़गाई अंचल स्थित जो जमीन का मामला है उसे लेकर ईडी लगातार मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए सम्मन कर रही थी। 8वें सम्मन के बाद मुख्यमंत्री ने ईडी अधिकारियों के समक्ष अपना बयान भी दर्ज कराया था। इस दौरान 18 सवालों के जवाब भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए थे। हालांकि इसके बाद भी जो पूछताछ है वो जारी रहेगी, लेकिन ये कब होगी इसे लेकर ईडी ने एक सम्मन जारी किया। ओम प्रकाश, एक बार फिर से जो सम्मन जारी किया गया, क्या इसमें भी तारीख और समय या तिथि या जगह की बात की गई कि आप ही समय, तिथि या जगह बताइए, जैसे पिछली दफा किया गया था? क्या इसी को लेकर जो सीएम के दूत हैं वो सीलबंद लिफाफे में तय समय, जगह और वक्त के बारे में जानकारी लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे होंगे? जी बिल्कुल, ईडी के द्वारा जो सम्मन जारी किया गया था उसमें ये बातों का जिक्र था कि जगह और समय बताया जाए कि वो कब मुख्यमंत्री से पूछताछ कर सकते हैं। तो ऐसे में जो जानकारी है इसी के बाबत जो हो सकता है जवाब जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय से आया हो, लेकिन इसके अंदर क्या कुछ जवाब है, मुख्यमंत्री कब आएंगे, नहीं आएंगे, इन तमाम चीजों के सवाल जो हैं, जो जवाब हैं वो अभी फिलहाल उस पर से अभी फिलहाल पर्दा नहीं हटा है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही तमाम चीजें स्पष्ट होंगी तो तमाम चीजें बाहर आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। राजधानी रांची से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएंगे, बड़ी जानकारी देंगे। राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी सीएम को 9वां समन भेज चुकी है। सियासी हलचल के बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। झारखंड की खबरों से हटकर अब सीधे एक बड़ी जानकारी आपको दी। सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राजधानी पटना से ये बड़ी जानकारी। 1 कड़े मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। ललन सिंह सीएम आवास पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी, उमेश कुशवाहा भी ललन सिंह के साथ है। तमाम सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी गहमा गहमी काफी तेज हो गई है। संजय झा भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए, राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सियासी हलचल के बीच बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। 1 कड़े मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। पटना से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सियासी हलचल के बीच ये बड़ी खबर है। लगातार पिछले कई दिनों से बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही है और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ हैं। संजय, बताइए कि इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर क्या कुछ हलचल है और कौन कौन से लोग इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के अंदर गए हैं?
देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास की अगर बाहर की बात कर रही है तो यहाँ सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। डीएसपी सचिवालय के अलावा जो पुलिस टीम है सचिवालय की, वो यहाँ पर पहुंच गई है। सुरक्षा यहाँ पर गश्ती जो है वो बढ़ाई गई है। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आई है उसकी चर्चा करना जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दलत सिंह सीएम आवास के अंदर पहुंचते हैं। उसके पहले संजय झा सीएम आवास के अंदर मौजूद है। बताया ये भी जाना है कि मंत्री जो विजय चौधरी है वो भी सीएम आवास के अंदर है। लेकिन एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा अभी से थोड़ी देर पहले सीएम आवास पहुंचे हैं। इस तरीके से अचानक 4 प्रमुख नेताओं का सीएम आवास के अंदर पहुंचना, और वो भी ऐसे हालात में, बताया ये जा रहा है, जो सूत्र वो बता रहे हैं कि सीएम के साथ अभी थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है और मीटिंग चल रही है। कई इशूज जो है उससे बातचीत चल रही है और इस बैठक को लेकर कई तरह के कयास लगने भी शुरू हो गए हैं। जी वाकई संजय, सियासत में कोई भी मुलाकात यूं ही नहीं होती। हर मुलाकात के कुछ ना कुछ मायने होते हैं और हर मुलाकात से कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलता है। और इस सियासी हलचल के बीच इस मुलाकात के भी जरूर कुछ ना कुछ मायने होंगी। संजय, में ये बताइए कि अभी जो इतने प्रमुख नेता मुख्यमंत्री आवास के अंदर मौजूद हैं, उनका रुख भी हम करेंगे और वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सियासी हलचल के बीच ये बड़ी जानकारी, सीएम आवास की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं। राज्यपाल का बड़ा बयान, सीआरपीएफ पर एफआईआर पर बोले राज्यपाल, राज्य सरकार ने बड़ी गलती की है, सीआरपीएफ पर एफआईआर गलत है। राज्यपाल सीएम आवास के पास पहुंचे थे सीआरपीएफ जवान, धारा 144 उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजधानी रांची से ये बड़ी खबर, सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। राज्यपाल की तरफ से ये बयान सामने आया, सीआरपीएफ पर एफआईआर करना कहीं से भी सही नहीं। This government, CRPF is one. Why CRPF is coming? Unnecessarily large gathering in front of the CM's house that has been organized. That's why CRPF has to come. It is this government's mistake, this party's mistake. This type of attitude should be stopped. और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के बयान पर झारखंड कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि राज्यपाल जानकर और गंभीर व्यक्ति हैं, अपनी बात अंग्रेजी में रखते हैं। उन्हें यह बताना चाहिए कि आखिर बगैर जिला प्रशासन को जानकारी दिए सीआरपीएफ सीएम आवास के पास कैसे पहुंच गई। इस बात को राज्यपाल को गंभीरता पूर्वक लेनी चाहिए। बहुत जानकार हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो अंग्रेजी में ही बोल लेते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे अंग्रेजी में ही कम से कम ये बात कहनी चाहिए थी उनको कि सीआरपीएफ बिना जिला प्रशासन का, बिना जिला अधिकारी का संज्ञान में डाले, प्रशासन के बिना संज्ञान में डाले सीआरपीएफ पहुंची कैसे। और सीआरपीएफ के खिलाफ एफआईआर को गलत बताने वाली राज्यपाल के बयान पर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सत्ता संभालने के बाद से ही लगातार कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन उन्हें अब इसकी कीमत चुकानी होगी। रही है और महामहिम राज्यपाल जी का जो चिंता है वह सही है, सत्य की कसौटी पर कसा हुआ है। जिस दिन से हेमंत सोरेन सरकार पर आर्थिक आरोप लगने प्रारंभ हुए हैं, उसी दिन से लगातार ये सरकार कानून के साथ दांव पेच खेल रही है, जो इनको महंगा पड़ने वाला है। आप लंबे समय से देख लीजिए, इनको 8-8, 9-9 सम्मन जाता है और ये नाटक नौटंकी करके बचने का प्रयास करते हैं, बहानेबाजी करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ये खेल रहे हैं। और इसी बीच धनबाद से आपको बड़ी खबर बताएं, मैथन डीवीसी प्रशासनिक भवन के पास हंगामा हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर सीआईएसएफ का लाठीचार्ज, दुकान हटाने पर मासस ने उनका घेराव किया। पत्थरबाजी के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। सीआईएसएफ ने काबू करने के लिए बल का भी प्रयोग किया है। लाठीचार्ज में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और कई बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। धनबाद से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां सीआईएसएफ ने काबू करने के लिए बल का भी प्रयोग किया। लाठीचार्ज में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, साथ ही साथ कई बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीवीसी प्रशासनिक भवन के पास ये जोरदार हंगामा हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, प्रदर्शनकारी पर सीआईएसएफ का लाठीचार्ज। ये तस्वीर देखिए कैसे वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी जख्मी दिख रहे हैं। कई बाइकों को क्षतिग्रस्त किया गया है और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर पत्थरबाजी के बाद कैसे हालात बिगड़ गए वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर धनबाद से है, जहां बेटे ने पिता की ही कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी है। घटना भूली ओपी क्षेत्र की पांडरपाला की है। मृतक का नाम मुजफ्फरपुर था, जबकि हत्यारे बेटे का नाम जफर बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर भी मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। परिवार का कहना है कि आरोपी बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसका इलाज चल रहा था। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि पिता और पुत्र को कुछ दिनों से विवाद भी चल रहा था, जिसके बाद आज ये घटना घटी है। हम नाश्ता कर रहे थे, आवाज आया बचाओ बचाओ बचाओ। भाभी मेरी चिल्लाने, हम लोग गए दौड़, मेरा भाई नीचे गिरा हुआ था। हम लोग जल्दी जल्दी करके एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस बुला के ले गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वाला बोला कि नहीं बचा। ये था बच्चा, ये था मेंटल थोड़ा ये था। नशा वगैरह भी करता था? नहीं, नशा वगैरह नहीं करता था। किस चीज से वार किया गया था? पुलिस थाना क्षेत्र के पांडरपाला में ये सूचना मिली कि मुजफ्फर नाम के व्यक्ति को तो पुत्र के द्वारा हत्या कर दी। उसमें जो हत्या में प्रयुक्त जो कुल्हाड़ी हथियार बरामद किया गया और कांड को कारित करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और इधर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार सब मर्यादा, नियम और कानून भूलकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के परिजनों को भी टारगेट करने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन पर फर्जी मुकदमे करने की तैयारी में है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं और अंत में सत्य की ही जीत होगी। जब भी झारखंड का इतिहास याद किया जाएगा ना, याद किया जाएगा कि सोरेन राजनीतिक राजवंश का अंत इन्हीं फर्जी मुकदमों के बुनियाद पर हुआ। और आज आप जिन अपने अधिकारियों की पीठ ठोकर ऐसे फर्जी मुकदमे करवा रहे हैं, याद रखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, यही अधिकारी एक दिन आपके लिए भस्मासुर साबित होंगे और आपके राजनीतिक अंत का कारण बनाएंगे। फर्जी मुकदमे करा कर आपको लगता है कि आप भाजपा जैसे राष्ट्रवादी दल को डिफेंसिव में कर देंगे, तो ये आपकी भूल है। और ये फर्जी मुकदमे हमें और ताकत देते हैं। इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ हमारे लड़ने का इरादा बुलंद होता रहेगा। और झारखंड सरकार ने 50 साल की महिलाओं को पेंशन देने और जेपीएससी सिविल परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने के फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है, लेकिन सरकार के फैसले के बाद से ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ये घोषणा की सरकार है और सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कई वादे किए थे, लेकिन सारे वादे अब हवाई साबित हो रहे हैं। आपको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम इस सरकार को सीरियसली नहीं लेते। हम तो चाहते हैं कि आदिवासी मूलवासियों के हित में काम करें, पर यह सरकार सिर्फ घोषणावीर सरकार है। इनके मैनिफेस्टो में था सभी बेरोजगारों को 5,000 और 7,000 रुपये, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। क्या मिला? महिला उत्पीड़न पर लगाम लगाने की बात थी, क्या लगाम लगी? 32 लाख किसानों का लोन माफी था। कितने किसानों का लोन माफी हुआ? सरकार श्वेत पत्र जारी करके बताए। 25 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल में सब्सिडी देने की बात थी गरीबों की, क्या मिला? तो ये तो हवाई घोषणाएं करने वाली हवाई सरकार। इसकी घोषणा को, हमारी बात तो छोड़िए, आम नागरिक भी सीरियसली नहीं लेता। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर झारखंड कांग्रेस में तैयारियां जारी है। झारखंड में न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर आज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दुमका पहुंचे और जिला कांग्रेस भवन में मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का झारखंड में 8वें दिन की न्याय यात्रा प्रस्तावित है। झारखंड में राहुल गांधी 804 किलोमीटर की न्याय यात्रा करेंगी। साथ ही अधिक से अधिक लोगों से मुलाकात भी की जाएगी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी 13 जिलों में पहुंचेंगे। राजेश ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की ये सोच है कि इस यात्रा से लोगों को उनका हक और न्याय दिलाएंगे और अधिक से अधिक लोगों से मुलाकात भी करेंगे। दुमका से गुजर के जाएं, गोड्डा के लोग चाहते हैं गोड्डा से होके जाएं और देवघर के लोग चाहते हैं कि देवघर में पूजा करके जाएं। तो उन सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करने के लिए हम लोग 2 दिन का, इधर का 3 दिन का दौरा है
कल भी रहेंगे, परसों भी आदरणीय हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब आ रहे हैं, वो भी पूरे जोन की बैठक लेंगे, रिव्यू करेंगे। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के द्वारा अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा पर जेएमएम का बयान सामने आया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यह आखिरी निर्णय नहीं है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इंडी गठबंधन के साथ हैं। अभी ना तो सीटों की घोषणा हुई है और ना ही उम्मीदवार की। का अपना राजनीतिक दल है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूँ, ये भी कहा है, साथ में इसको भी जोड़ना चाहिए आप लोगों को। और अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, अभी ऐसा ना है कि सीटों की घोषणा हो गई है, उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, अभी बहुत ही प्रारंभिक चरण है। और अगली खबर आपको बोकारो से बताएं, जहां बीजेपी विधायक विरंची नारायण का सोनाबाद गांव में विरोध करते हुए पुतला जलाया गया था, जिसकी वजह से स्कूल में होने वाले काम का बिना शिलान्यास किए ही विधायक लौट गए थे। अब गांव के लोगों का कहना है कि विधायक का विरोध करने के लिए मुखिया ने भड़काया था, वहीं सरकार की ओर से आवंटित जमीन में बने घर को तोड़ा गया। विधायक से मुलाकात के बाद लोगों ने इसकी शिकायत डीसी से की है और साथ ही इस पूरे मामले में आरोपी मुखिया और उसके पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही गौचर की जमीन के आवंटन की जांच की भी मांग की गई। भी एक ऐसा आदमी है जो कि बच्चे के दूसरे के बहकाव से महिला लोग को इकट्ठा करके विरोध किया है। और उसके बाद क्या हुआ? विरोध के बाद लोगों का हाँ, विरोध करने के बाद हम लोगों का जो घर बना हुआ था उसको तोड़ फोड़ किया। ये उन लोग का उद्देश्य था कि सबको एक गठन करना है और विधायक जी को यहाँ बोल के लाया गया कि चलिए वहाँ कंबल वितरण होगा, और उसमें बुलाने के बाद विधायक जी का तो वहाँ से घुसने नहीं दिए। उसके बाद सब नारा लगाते लगाते आए और हमारे वहाँ झोपड़ी घर जो था, मेरा घर था, उसमें तोड़ फोड़ किया। आज मुझसे उसी गांव के दर्जनों लोग मिलने आए और मिल करके इन लोगों ने जो कहा है कि केंद्र में मैं नहीं था, केंद्र में उद्देश्य उनका उन्हीं के समाज जाति कुर्मी समाज के लोगों का घर तोड़ना था। और गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस पदक का ऐलान कर दिया है। झारखंड पुलिस के 23 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक दिया गया है, जबकि एक पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति का पुलिस उत्कृष्ट सेवा पदक दिया गया है। वहीं 12 जवानों को पुलिस सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए जाने जाने वाली झारखंड पुलिस के आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर को भी पदक से सम्मानित किया गया है। वहीं जमशेदपुर रेल एसपी ऋषभ झा को भी पदक से सम्मानित किया गया और इसी के साथ रांची के सिटी डीएसपी दीपक कुमार को भी मेडल दिया गया है। और इधर गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पूरे झारखंड में पुलिस अलर्ट मोड में। सुरक्षा के मद्देनजर राज्य भर में होटल और लॉज की चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एंट्री क्राइम चेकिंग के भी ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। इधर नक्सल प्रभावित इलाकों में भी पुलिस की पैनी नजर है। पुलिसकर्मियों को हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखने के साथ ही जरूरी होने पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, जहां सुरक्षा के लिए करीब 1000 जवानों की तैनाती की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।